एक तरफ शी जिनपिंग और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप दोनों जिस तरह की मुद्रा में खड़े हैं, ये 5 साल बाद नजर आ रही है। दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक टॉक कराने वाला कोई और नहीं, इस तरह बिठाकर टेबल पर बात कराने वाला कोई और नहीं, अपितु पुतिन हैं। और ये वही पुतिन हैं जिन्हें बाइडेन आइसोलेट करने चले थे, जिन्हें अकेला करने चले थे। आज ब्रिक्स समिट का 23 तारीख का दिन, और उस दिन 25 देशों के या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रशिया में थे। वेस्टर्न मीडिया ही आज बाइडेन के मजे ले रही है कि हां भाई बाइडेन इनको अकेले करने चले थे, ये तो दुनिया में बहुत कुछ कर दिए। 25 देशों को अपनी टेबल पर बिठाकर बुला लिए, जो कि 40% दुनिया की पॉपुलेशन और 30% ग्लोबल जीडीपी को मेंटेन करते हैं, वो रशिया में आज बैठे हुए थे। इन देशों को बिठाकर ना केवल बातचीत करवाई, बल्कि दो बड़े आपसी दुश्मन बन चुके भारत और चीन को आमने सामने बिठाकर दोस्ती का हाथ मिलवा दिया। यह खबर छोटी खबर नहीं है। ऐसी खबर निश्चित ही अमेरिका को और उसके पीछे पड़े पिछलग्गुओं को दुख देगी, क्योंकि जो अमेरिका अभी तक चीप पॉलिटिक्स कर रहा था, वही चीप पॉलिटिक्स जिसके माध्यम से ट्रूडो, पन्नू, निज्जर खेल रहा था, उसे शर्म आनी होगी कि कूटनीति में वो बहुत बुरी तरह बाइडेन के नेतृत्व में फेल मारा है। यही कारण है कि सुर्खी बनती है कि प्रधानमंत्री मोदी बायलेटरल टॉक करते हैं शी जिनपिंग के साथ, और यह पहली 5 साल में हो रही ऑफिशियल मीटिंग है जो कजान नामक शहर रशिया के अंदर आयोजित की गई है। ब्रिक्स समिट का यह 16वां सत्र है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन आपस में भी मिले हैं। ये तस्वीरें अब वेस्टर्न मीडिया को चिढ़ाने के लिए रशियन मीडिया द्वारा डाली जा रही हैं कि फिर से देखिए ये तस्वीरों को, इन दोनों को साथ ले जाते हुए रशियन टाइम्स इस खबर को डालता है, हैंडशेक करते हुए, और इधर इन्हें रोते हुए, चीखते हुए और वेस्टर्न मीडिया की तरफ से इन लोगों को रुलाते हुए दिखाया जा रहा है कि देख लो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की वार्ता इसलिए भी मैटर करती है क्योंकि दुनिया में अभी तक जिसके साथ हम चलने का प्रयास कर रहे थे, अमेरिका, कि ठीक है तुम हो सकता है बहुत सी जगह सही हो, उसने हमारे हर चीज का सौदा किया, हमारे इमोशंस को उसने बेचने का प्रयास किया। पन्नू जैसे राष्ट्रद्रोही जो हर दिन उठा करके भारत में कभी हवाई जहाज क्रैश करा देंगे, कभी भारत के टुकड़े करा देंगे, निज्जर जैसे खालिस्तानी जो ये डिमांड करते थे कि भारत के टुकड़े हों, उन्हें जिस प्रकार का संरक्षण देने का और लोकतंत्र का ढकोसला पीटने का काम अमेरिका और कनाडा ने किया, उनके मुंह पर यह करारा तमाचा है। यह हैंडशेक नहीं, यह बदलती हुई राष्ट्र राजनीति है, बदलती हुई कूटनीति है, जिसके मायने लॉन्ग रन में बड़े निकलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग का हैंडशेक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मैसेज है अमेरिका के फेल होते हुए डिप्लोमेटिक रिलेशंस का। इस जानकारी को हमने आपके सामने कल ही साझा कर दिया था कि ऐसा होगा, ऐसी सारी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। साथियों, कल जहां पर मैंने सेशन छोड़ा था, अब उससे आगे का सेशन सुन लीजिए। मैंने लगभग कल 11:30-12 बजे के आसपास आपको सेशन करके यह कहा था कि जिस समय अपन लोग बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लाइट में हैं, 1 बजे वो रशिया पहुंचेंगे। आज आपको प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल, यानी कि उनका जो कार्यक्रम है इस दौरान 22 और 23 तारीख के दिन का, यह देखना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए और यह सीखना चाहिए कि इस लगभग 74-75 साल के बीच का एक आदमी जो देश का प्रधानमंत्री है, इतने व्यस्त कार्यक्रम में हर एक बात और हर एक काम कितना एफिशिएंसी से किया। देखिए, राजनेता किसी भी पार्टी के हों, अगर आप उनके वर्क प्रोसेस को देखें तो निश्चित ही कुछ बातें देखने योग्य होती हैं। मैं अब आपको इनका अब से, यानी कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर आज शाम 7:30 बजे तक का, जब मैं आपका सेशन कर रहा हूं ना, 7:30 बजे तक की खबर मैंने कवर की है, क्योंकि उसके बाद फिर हमारी टीम ने भी हाथ खड़े कर दिए कि साहब अब आपको लाइव भी जाना है, 1500 लोग वेट कर रहे हैं, आप लेट होते जा रहे हैं, हमसे लाइव नहीं जाया जाएगा। हम कोई सनसनीखेज संवाददाता तो है नहीं जो लाइव रिपोर्टिंग करते रहे कि हाँ भैया बताओ क्या हो रहा है। तो हमारे कंटेंट में 7:30 बजे तक का कंटेंट हमने कवर किया। अब सुनना शुरू करो। देखो भाई, ये तस्वीर है कजान शहर में पहुंचने की 1 बजे, कल दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। सुबह 7 बजे आप फ्लाइट लिए थे, दोपहर 1 बजे आप रशिया पहुंचते हैं। रशिया इनका वार्म वेलकम होता है। जिस जगह ये पहुंचे हैं उस ही राज्य के जो चीफ हैं वो इनका वेलकम करने के लिए आते हैं। इन्हें रशियन एक डिश है, यहां पर बिल्कुल केक जैसी कोई डिश है, वो इनके सामने रखी जाती है एज ए वेलकम। जैसे मुंह मीठा कराने के लिए होता है, तो एक मीठी डिश है और एक खारी डिश है।
उनको यहां से ले जाया जाता है, प्रधानमंत्री यहां से सीधे रवाना होते हैं और अपने द्वारा हर चीज का अपडेट देना शुरू करते हैं। ये 2/16 का ट्वीट है, एक एक चीज बस टाइम से मिलाते चलिएगा। 2/16 का ट्वीट है, यहां पर ब्रिक्स समिट में आप पहुंचते हैं और यहां पर अपनी बातें लिखने शुरू करते हैं कि भाई हम चल दिए हैं। कहां पहुंचे थे प्रधानमंत्री? तो ये तातारस्तान करके एक स्थान है, वहां का शहर है कजान। जैसे राजस्थान में जयपुर एक शहर है, ऐसे तातारस्तान नामक एक जगह है, उसका एक शहर है कजान। प्रधानमंत्री यहां पहुंचे थे। इसी जगह पर दुनिया भर के सारे राष्ट्र अध्यक्ष लैंड हुए थे, चाहे शी जिनपिंग हो, चाहे पेजेश्कियान हो, ये सारे नेता, चाहे यूएई के जो अब शेख हैं वो हो, ये सभी लोग इसी जगह पर लैंड हुए थे और सभी टाइम से यहां पर निकल रहे थे। ठीक है, प्रधानमंत्री निकलते हैं, यहां पर भारतीय डायस्पोरा और भारत की संस्कृति से ओतप्रोत लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। भारत के कल्चरल प्रोग्राम दिखाकर भारत के प्रधानमंत्री का यहां वार्म वेलकम किया जाता है। प्रधानमंत्री यहां से निकलते हैं। अब आप टाइम मैच करते चलिएगा, शाम बज चुके हैं 4:09। शाम 4 बजे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने पहुंचते हैं। आपने यहां पर एंट्री की, पुतिन से मिलने पहुंचे हैं। ये कल की बातें हैं, यानी कि कल हमने सेशन में आपको 1 बजे पहुंचने की बात दी थी, उसके बाद जो कार्यक्रम चल रहे हैं अब आप वो देखते चलिए। आप यहां पर पहुंचते हैं पुतिन के साथ में अपनी द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए। पुतिन के साथ बायलेटरल टॉक्स होती हैं, दोनों के बीच में समझौते और बातें इस बात की होती हैं कि कैसे अब आगे बढ़ना है। तस्वीरें आपके सामने हैं, दोनों ने जिस प्रकार से एक दूसरे का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया ये देखने योग्य है। दोनों ने बहुत ही गर्मजोशी से एक दूसरे का अभिवादन किया, मुलाकात होती है और दोनों फिर बातचीत करने के लिए आगे चल पड़ते हैं। चलते हैं, प्रधानमंत्री का शाम 6:30 बजे ट्वीट आता है कि हम लोगों ने आपस में बैठकर डबल टेबल टॉक की है, यानी कि इधर की तरफ से भारत के एनएसए जयशंकर साहब ये सब बैठे हुए हैं और उधर की तरफ से भारत के ही नेताओं के समकक्ष और जो प्रतिनिधि हैं उनके समकक्ष लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आप इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर के अंदर बने हुए मोमेंटम को देखिए। प्रधानमंत्री के चेहरे की स्माइल, जयशंकर साहब के चेहरे की स्माइल, इधर पुतिन और पुतिन के जो मतलब बिल्कुल पुतिन की तरह, जयशंकर साहब की तरह जो यहां पर हैं उनके चेहरे की स्माइल। इस स्माइल ने पूरे वेस्टर्न मीडिया को तबाह कर दिया। मतलब ये वो तस्वीर है जिसके बाद से लोग परेशान हैं कि इन लोगों के बीच में केमिस्ट्री क्या है। अब प्रधानमंत्री के चेहरे की स्माइल इस समय मीम बन चुकी है। पुतिन ने अपनी भाषा में, रूसी भाषा में बोला और कहा कि भारत और यानी कि पुतिन और मोदी जी के बीच के जो रिलेशंस हैं वो ऐसे हैं कि अब हमें ट्रांसलेशन समझने की भी जरूरत नहीं है। हम बिना ट्रांसलेशन के भी एक दूसरे की भावनाएं समझ लेते हैं। हमारे रिश्ते कुछ ऐसे हैं कि आप बिना अनुवाद के ही समझ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखो, ये हिंदी बोल रहे हैं, ये रूसी भाषा बोल रहे हैं, दोनों को एक दूसरे के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत है। लेकिन ट्रांसलेटर जब तक कुछ बोले उससे पहले ही प्रधानमंत्री का रिएक्शन आ जाता है। मतलब वो समझ चुके होते हैं कि पुतिन बोलना क्या चाह रहे हैं। इस पर पुतिन चुटकी लेते हैं और कहते हैं कि अब हमारे रिश्ते इतने आगे निकल गए हैं कि हमें दुभाषीय की जरूरत भी नहीं है, ट्रांसलेटर की जरूरत भी नहीं है, हम समझ रहे हैं। यह मीम बहुत हिट हुआ और इसमें हंसते हुए, हिट होते हुए इसमें लोगों ने जोड़ा इस ट्रूडो का चेहरा, और जोड़ने वाला कोई और नहीं, असल में इन दिनों रशियन मीडिया भारत पर बढ़िया फोकस कर रही है। रशिया का अखबार रशियन टाइम्स, स्पुतनिक इंडिया, ये भारत में गजब तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू अपनी कवरेज दे रहा है। बढ़िया मीम के बादशाह लोग हैं ये, बढ़िया फोटो डालते हैं मोदी जी के हंसते हुए और ट्रूडो की रोते हुए, जिसमें ट्रूडो कह रहा है इट हर्ट्स, दुखता है, और ऐसा करके स्पुतनिक इंडिया इनके मजे ले रहा है। खैर, प्रधानमंत्री और इनके बीच की बातचीत हुई और उस बातचीत के कुछ की पॉइंट्स निकल कर आए 5 बिंदुओं में। ये 5 बिंदुओं के अंदर प्रधानमंत्री और पुतिन साहब के बीच की जो बातें हैं ये निकल कर आती हैं। दोनों ने अपने अपने स्तर पर कि हम क्या करेंगे, कन्फ्लिक्ट ऑन यूक्रेन को लेकर हम क्या सोचते हैं, दोनों जियोपॉलिटिकल इनसर्टेनिटी में कैसे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री ने अपने स्तर पर पुतिन से कहा कि भाई साहब 23rd मीटिंग जो इन पर्सन होगी उसके लिए अब आप भारत आना। मैं 2 बार आ लिया क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले जाके आए थे और अब फिर जाए आए। तो लो भाई साहब 23rd एनुअल मीटिंग है, नेक्स्ट ईयर आप इंडिया आइएगा। भारत इनविटेशन दिए आए हैं, इसका मतलब वर्ष 2025 में पुतिन इंडिया होंगे, पहले से ही कैलेंडर में डेट डाल लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की तरफ से भारत के विदेश सचिव यानी कि जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्त्री जी, वो भी वहीं गए हैं अपना पूरा सेटअप लेकर, और वो जैसे ही कोई मीटिंग हो रही है उसके तुरंत बाद अपनी तरफ से मीडिया को ब्रीफिंग देने चले आ रहे हैं। तो इन्होंने जो बातचीत हुई उन बातों को मीडिया ब्रीफिंग में यहां रख दिया।
समय बीत रहा है कल ही की तारीख में रात 9:58। मैं इसीलिए कह रहा हूं टाइमिंग पर नजर डालिएगा। प्रधानमंत्री सुबह 7 बजे यहां से उड़े थे भारतीय समय अनुसार, दोपहर 1 बजे पहुंचे हैं भारतीय समय अनुसार। मीटिंग्स चल रही हैं, द्विपक्षीय वार्ताएं चल रही हैं, चेहरे पर चमक और ताजगी देखते चलते हैं। रात बज चुके हैं 10। इस समय आप मिल रहे हैं पजेश्कियन के साथ। पजेश्कियन जो कि ईरानी राष्ट्रपति हैं, इनके साथ संवाद क्या हो रहा है? मसूद पजेश्कियन जो कि इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट में फंसे हैं, उनसे बात हो रही है कि भैया तुम्हारे देश में जो चल रहा है उससे निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दोनों के बीच बातचीत होती है। रात 10:30 बजे दोनों का स्टेटमेंट आता है और स्टेटमेंट में क्या आता है? दोनों देश चर्चा कर रहे हैं कि इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जो वाया रशिया होते हुए ईरान होते हुए चाबहार के रास्ते अरब सागर के माध्यम से इंडिया पहुंचना है, उसकी प्रोग्रेस कैसे हो। नंबर दूसरा, चाबहार पोर्ट को रीजनल कनेक्टिविटी के लिए कैसे यूज किया जाए। दोनों देशों ने 10:30 बजे बात की है। प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कंसर्न रेज करते हुए कहा कि जो पश्चिम एशिया में इन दिनों चल रहा है उसे लेकर हम चिंतित हैं और साथ ही हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत ही चिंतित हैं और चाहते हैं कि कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से इसे डीएस्केलेट किया जाए, यानी कि ये जो तनाव बढ़ रहा है इसे खत्म किया जाए। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। इसका रास्ता होगा, फिलहाल जो रास्ता निकल करके आता है जिसमें कि ब्लैक सी होते हुए, सी ऑफ अजोब होते हुए, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी होते हुए भारत पहुंचना होता है, उसके स्थान पर सीधा यहां से होते हुए रास्ता कैस्पियन सी से होते हुए चाबहार के रास्ते इंडिया पहुंचने का रास्ता, जिससे ट्रेवल टाइम लगभग आधा रह जाएगा। इस पर से रास्ते से सामान आना जाना भी शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं साहब। दोनों के बीच जो बातें हुई उस बातों का लेकर फिर से एक कंबाइंड स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जारी कर दिया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत हुई। हिज एक्सीलेंसी, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई। पजेश्कियन साथ में थे। दोनों ने रीजनल कनेक्टिविटी को लेकर, वेस्ट एशिया को लेकर बातचीत की और ब्रिक्स और एससीओ में कैसे ईरान का आगे प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है इसे लेकर चर्चाएं हो गई। यह दूसरी वार्ता खत्म हुई साहब, ठीक है। अब होता है ब्रिक्स लीडर्स की डिनर पार्टी। यह रही डिनर पार्टी, कल की बातें चल रही हैं ये सब। ये डिनर पार्टी के अंदर सारे के सारे राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए हैं। सारे राष्ट्राध्यक्षों में आपको प्रधानमंत्री भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, रात की डिनर पार्टी है। डिनर पार्टी के बाद में फिर होता है संगीत का कार्यक्रम और उस संगीत कार्यक्रम के अंदर सारे राष्ट्राध्यक्ष बैठकर म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं और यह तस्वीर फिर से वायरल होती है रात 11:06 की। टाइमिंग पर गौर करते चलिएगा। यहां पर शी जिनपिंग जिस गाने पर झूमते दिख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, एक के पैर थिरक रहे हैं। लोगों ने, सोशल मीडिया के जानकारों ने इसे 7 खून माफ जो भारतीय मूवी है उसका गाना मान करके कि वायलिन पर उसी को बजाया जा रहा है। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लोगों का मानना है कि यह भारतीय फिल्म बॉलीवुड 7 खून माफ का डार्लिंग करके जो सॉन्ग है उसकी धुन बजाई गई है। आप ज्यादा जानकार हो तो सुन करके बता देना। म्यूजिक संध्या होती है, कार्यक्रम फिनिश होते हैं। अगले दिन, अब सुबह दूसरा दिन निकलता है। दूसरे दिन निकलता है, प्रधानमंत्री दोपहर में सीधे दिखाई देते हैं, यानी कि आज के दिन दोपहर 1:18 पर प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट में वेन्यू में पहुंचते हैं जहां पर बातचीत सारे ब्रिक्स नेशंस की होनी है। कल पुतिन के साथ बातचीत हो ली, पजेश्कियन के साथ बातचीत हो रही, डिनर पार्टी हो ली, सब लोग फॉर्मली मिल लिए, एक दूसरे को देख लिया। लेकिन अभी चाइना के साथ बायलैटरल टॉक नहीं हुई थी, वो आज होनी थी। ये रही तस्वीरें जो चल रही हैं आपके सामने। यहां पर सभी राष्ट्राध्यक्ष, क्योंकि अब 10 देश ब्रिक्स के मेंबर बन चुके हैं, तो पुतिन के एक तरफ चाइना के राष्ट्रपति और एक तरफ भारतीय प्रधानमंत्री आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। यूएई, ईरान और मतलब ब्राजील, ये सभी राष्ट्राध्यक्ष आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यह तस्वीर बहुत ज्यादा मायने रखती है। इस तस्वीर के अंदर सऊदी की तरफ से तस्वीर मिसिंग है, बाकी 9 लोग इस तस्वीर के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। यह ब्रिक्स की 16वीं समिट है, जिस समिट को आप यहां पर देख रहे हैं। बाद में फिर सभी देशों की अपनी अपनी बारी आई। आज की बात है ये सब लोग अपने अपने स्तर पर अपनी बातें रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच में भारत के प्रधानमंत्री और पुतिन सब अपनी अपनी बातें रखते हैं कि वो क्या ब्रिक्स समिट से एक्सपेक्ट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की बारी शाम 4 बजे आई। शाम 4 बजे की बारी में प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से यहां पर कुछ रिमार्क दिए। उन्होंने अपनी बातें बोलते हुए कहा
कि ब्रिक्स 30 ट्रिलियन डॉलर से बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। साथ ही साथ ये 40% मानवता यानी कि 40% लोग धरती के उन्हें रखता है और 30% अर्थव्यवस्था को मैनेज करता है। ऐसे में 2 दशक के दौरान इसकी उपलब्धियां बढ़ी रही हैं। हम लोग तकनीकी के इस दौर में साइबर सिक्योरिटी, डीप फेक जैसी अलग चुनौतियों से लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दुनिया में युद्ध, आर्थिक संकट, क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद जैसी चुनौतियां चल रही हैं। भारत की तरफ से यूपीआई पेमेंट भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर चाहें तो हम ब्रिक्स देशों के साथ यूपीआई सिस्टम साझा करने को तैयार हैं। जिस प्रकार से भारत ने वैक्सीन में 2022 के अंदर उपलब्धि हासिल की थी, उसे हम दुनिया से साझा करने को तैयार थे, ऐसे हम यूपीआई सिस्टम को भी साझा करने को तैयार हैं। साथ ही साथ मिशन लाइफ एक पेड़ एक मां के नाम अभियान से जुड़ने के लिए ब्रिक्स देशों को न्योता दिया गया। भारत की कुछ की पॉइंट्स यहां पर रखे गए। पहला, हम सब मिलकर इस यूनिक प्लेटफॉर्म को संवाद, सहयोग और समन्वय का उदाहरण बनाएंगे। डायलॉग, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसका प्लेटफॉर्म ब्रिक्स को बनाएंगे। दूसरा कहा कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स और डब्ल्यूटीओ जैसे वैश्विक संगठनों में रिफॉर्म्स के लिए समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। ब्रिक्स विभाजनकारी नहीं है, जनहितकारी समूह है। कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म पर हम मिलकर काम करेंगे। साइबर सिक्योरिटी, सेफ एंड सिक्योर एआई के लिए हम कार्य करेंगे। ब्रिक्स देश अच्छे पड़ोसियों के साथ संगठित होकर कार्य करेंगे और 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स के साथ जुड़ने की जो इच्छा व्यक्त की है, हम उन पर भी आने वाले समय में चर्चा करेंगे। अब आती है बारी जिनपिंग की। जिनपिंग बोलते हैं कि जंग रोकने के लिए दबाव बनाने की जरूरत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहते हैं कि दुनिया उथल पुथल भरे बदलाव से गुजर रही है, हम शांतिपूर्ण ब्रिक्स बनाने की जरूरत पर जोर देते हैं। साथ ही गाजा हो या लेबनान, उस पर सीज फायर करना होगा। यूक्रेन जंग पर उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही इसके संकट के समाधान के लिए आगे बढ़ना होगा। साथ में यह भी कहा कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना होगा। असल में ग्लोबल साउथ जो है वो अल्प विकसित देशों को कहा जाता है। अफ्रीका, साउथ अमेरिका के वो देश जिनमें अभी डेवलपमेंट अछूता है। भारत ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधि बनकर दुनिया में साउथ साउथ कॉपरेशन की बात करता है, तो चाइना भी भारत के साथ इसी चीज में साथ आता है कि हां, हमें उन देशों को भी साथ लेके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, जिनपिंग की ये बातें हो गई। एक और जो बड़ी बात निकलकर आई यहां पर, वो निकलकर आई न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। देखो, आज अमेरिका के पास 2 बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हैं। एक का नाम है आईएमएफ और एक का नाम है वर्ल्ड बैंक। जब ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाने जाने वाली ये संस्थाएं दुनिया भर को कर्जा देती हैं। अमेरिका ने दुनिया पर कैसे राज किया हुआ है, डॉलर के माध्यम से कैसे कंट्रोल किया हुआ है, इसके लिए यह समझना होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, पूरी तरह दुनिया बर्बाद हो रही थी, उस समय अमेरिका ने अपनी जमा पूंजी से 2 बैंक खोल दी और वो जो बैंक थी वो लोन देने का काम करती थी। वैसे किसी को पैसा दोगे तो मांग नहीं पाओगे, बैंक को दोगे तो बैंक तो पूरे कागजात बनाएगी और पैसा रिकवरी का पूरा सिस्टम बनाएगी। ऐसे में अमेरिका ने अपनी 2 बैंक बनाई और उन बैंकों में अपनी तरफ से बड़ा सारा फंड डाल दिया। इतना फंड कि अब उसी का मेजर स्टेक है और उसके चाहने वालों का मेजर स्टेक है। इन 2 बैंक के नाम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है। इनमें भारत और चाइना भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, लेकिन अपने चुन्नू मुन्नू टाइप के इन्वेस्टमेंट है। अमेरिका और अमेरिका के साथी लोग 25-30% तक इस बैंक में हिस्सेदारी रखते हैं, तो उसी की चलती है, यानी वोट में उसका बड़ा राइट है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक दुनिया में ऐसे देशों की मदद करता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करना चाह रहे हो, और आईएमएफ क्या करता है, अगर कोई देश पेमेंट क्राइसिस में फंस गया, जैसे पाकिस्तान फंसा था, तो आईएमएफ ने लोन देकर उसे रिवाइव कर दिया कि हां भाई चिंता मत कर, तुझे हम सुधार देंगे। आईएमएफ की कुछ शर्तें हैं, वो माननी होंगी, तुझे बिकना होगा, तुम्हें प्रधानमंत्री हमारा बिठाना होगा, हम जैसा कहेंगे वैसा करना होगा, अगर वैसा करके नीतियां हमारी वाली अपनाओगे तो हम तुम्हें उबार देंगे। ऐसा करके अमेरिका वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के रास्ते दुनिया पर राज कर रहा है। जब ब्रिक्स बना तो ब्रिक्स ने भी अपनी एक ऐसी ही बैंक की कल्पना करी कि यार जब तक पैसा नहीं होगा इन बातों का कोई मकसद नहीं होगा। इसी कारण से ब्रिक्स ने अपनी एक बैंक बनाई। इन ब्रिक्स 5 कंट्रीज में, जिसमें ब्राजील था, रशिया था, इंडिया था, चाइना था, साउथ अफ्रीका था, शुरुआती इन 5 देशों ने मिलकर एक बैंक बनाई। उसका नाम रखा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय शंघाई में है।
और शंघाई में बनी इस बैंक में पांचों देशों ने बराबर बराबर पैसे डाले। इंडिया ने $20 बिलियन, चाइना ने 20 बिलियन, रशिया ने 20 बिलियन, सबने 20-20 बिलियन डॉलर डाल के $100 बिलियन की एक बैंक बनाई कि बोले अब अगर हम में से किसी को जरूरत पड़े पैसे की तो हम न्यू डेवलपमेंट बैंक से लेंगे। ये बिल्कुल किटी पार्टी की तरह था। 5 महिलाओं ने 100-100 रुपए मिलाए, मिलाकर 500 बना लिए। किसी एक महिला को जरूरत पड़ी तो वो 300 रुपए उसमें से लेके अपना काम चला ली। शुरुआत इसकी इस रूप में हुई थी, लेकिन जिन्होंने पैसे दिए थे वो ऑलरेडी पैसे वाले थे। उन्होंने कहा हम इस पैसे का यूज नहीं करेंगे, हम अपना प्रभुत्व बढ़ाएंगे इस पैसे से। और प्रभुत्व बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम इस पैसे का इन्वेस्टमेंट और देशों में करेंगे। इसी के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने लोगों की मदद करना शुरू किया। यही कारण है कि आज ब्रिक्स के 30 देश मेंबर बनना चाहते हैं। ऐसे में 5 देश ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, अब 10 देश का सदस्य बन चुका है। ऐसे में 30 देश लाइन में खड़े हैं, क्योंकि उनकी नजर उस पेमेंट पर है जिस तरह से IMF और वर्ल्ड बैंक पैसे देते हैं, ऐसे ही न्यू डेवलपमेंट बैंक भी अब पैसा देने के लिए तैयार है। ठीक है, अब न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो इन 5 देशों की बनाई बैंक है, जिसमें हम लोग और पैसा डाल करके सब देशों की मदद करना चाहते हैं। यह कंसेप्ट समझ में आया। इसी तरह से एक और बैंक बनाई गई, उसका नाम रखा गया कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। इसमें क्या किया गया, जैसे एनडीबी का कार्य तो आपकी जरूरत पड़े तो पैसा ले लिया, इस तरह से रखा। कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट रखा गया, किसी को अगर आवश्यकता पड़ गई, जरूरत पड़ गई, जैसे कोरोना के समय मान लीजिए श्रीलंका फेल मार रहा था, उस समय उसको लग गया कि भाई अब पैसा नहीं है मेरे पास। अगर वो ब्रिक्स का मेंबर रहा होता तो हमसे वो आकस्मिक निधि में से पैसे मांग सकता था। जैसे भारत भी जो अपना बजट बनाता है उसमें से कुछ पैसे आकस्मिक निधि में रखता है, ऐसे ही हमने कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट ब्रिक्स के अंदर बनाया कि अगर किसी को आवश्यकता पड़े तो तुरंत वहां से पैसे निकालकर दे देंगे। तो ब्रिक्स ऐसा एक तरीके का ऑल्टरनेट प्रस्तुत कर रहा था। इस ऑल्टरनेट में ही हम डॉलर के वेपनाइजेशन को, जो मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड ने किया कि हम डॉलर के थ्रू दुनिया पर कंट्रोल करते हैं, एनडीबी ने उसे ऑल्टरनेट प्रस्तुत करना शुरू कर दिया कि चिंता मत करो, हम इसका कुछ ना कुछ विकल्प तलाश लेंगे। पुतिन ने भी अपनी बातों में जिन बातों को मेंशन किया वो यही था कि डॉलर के थ्रू लोगों को धमकाना बंद किया जाए, हम आपसी करेंसीज में व्यापार करने पर जोर दें, हम एक दूसरे की करेंसी को अपनाएं और उन्हें मैच्योरिटी दिलाएं। अब आप पूछेंगे कि यह चर्चा तो होने वाली थी कि डी डॉलराइजेशन किया जाएगा, डॉलर को हटाकर ब्रिक्स अपनी करेंसी ले आएंगे। देखिए, यह मीटिंग अपने आप में रशिया के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। क्यों बड़ी कामयाबी है, इसे ऐसे समझिए। जब G20 पिछले साल भारत ने आयोजित कराया था, उस G20 में सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भारत में बुलाना जैसे हमें बड़े उपलब्धि लग रही थी कि हमने अमेरिका, चाइना, इन सबको अपने पास बुला लिया। इसको करके हमने अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस किया था। ऐसे में आज पुतिन, जो पूरी तरह से पश्चिमी देशों द्वारा आइसोलेट कर दिए गए हैं, तमाम प्रकार के उनके ऊपर सैंक्शंस लाद दिए गए हैं, दुनिया को डराया जा रहा है कि अगर पुतिन से व्यापार किया तो तुम पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। ऐसे में इथोपिया जैसा देश, इजिप्ट जैसा देश, UAE, ईरान, ये आकर के ब्रिक्स के सदस्य बन जाते हैं। यह पुतिन की बहुत बड़ी कामयाबी कंसीडर की जा रही है कि पुतिन तुम्हारी ही आंखों के सामने, तुम्हारे ही सामने से निकलकर तुम्हारे से डरने वाले लोग, जो तुमसे डर सकते थे, इजिप्ट और इथोपिया, इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि ये इतने बगावती हो जाएं, ये तक जाकर के ब्रिक्स ज्वाइन कर लिए कि साहब हम ब्रिक्स ज्वाइन करेंगे। ये अपने आप में पुतिन की ग्लोबल एक्सेप्टेंस को दिखाता है। जिस समय मोदी जी आने का टाइम हुआ उस समय अर्दगन पहुंचने की न्यूज आ रही थी कि टर्की से वो पहुंच रहे हैं, अर्दगन जाके वहां पर बातचीत करने जा रहे हैं। दैट मींस 25 से ज्यादा देशों के राष्ट्रपति, जिस पुतिन को एक मतलब आइसोलेट करने का अमेरिका प्रयास कर रहा था, पुतिन ने टेबल पर सबको बुला दिया। यह इनकी बहुत बड़ी सक्सेस कंसीडर की जा रही है। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन, वो जो कि इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट झेल रहे हैं, पूरे समय ईरान इस टेंशन में है कि इजराइल से कैसे काउंटर करना है, उसके राष्ट्रपति ब्रिक्स समिट में बैठकर बातचीत कर रहे हैं कि दुनिया में जो चल रहा है उसको लेकर कैसे निपटा जाए। यह बात दर्शाती है कि रशिया पर लोगों को कितना ट्रस्ट है कि उन्होंने बुलाया है तो चलना है भाई, उन्होंने बुलाया है तो चलेंगे। वहां पर भाई जो है वो बात करवा देगा सबसे। कल को जरूरत पड़ गई तो भाई के वहां जाना वो याद रखेगा कि आए थे, तो वो मदद करने के लिए भी सामने आएगा। पुतिन ने अपनी वो इमेज बनाई है कि तुम अगर मेरे साथ गलत बुरे समय में खड़े रहे तो तुम्हारा बुरा समय आने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। पुतिन की यही वो इमेज है जिससे ईरान इतना कॉन्फिडेंस में है। इजराइल पर 1 अक्टूबर की रात को ईरान ने 181 बैलिस्टिक मिसाइल चलाई थी। आज उस पूरी दिन को 22 दिन बीत चुके हैं, इजराइल अभी तक रिटेलिएट नहीं कर पाया है, क्योंकि
क्योंकि इजराइल जानता है कि ईरान अकेला नहीं खड़ा है, ईरान के पीछे रशिया खड़ा है, वो जो कि एक साथ अकेले यूक्रेन से लगभग 2.5 साल से युद्ध लड़ रहा है और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड डर के बैठा है कि पुतिन से पंगा नहीं लेना है। वो ईरान को भी सपोर्ट करने को तैयार खड़ा है, तो बोले नहीं, इनके हाथ नहीं लगाना है। पुतिन ने अपनी वो इमेज पब्लिक जर्नल के अंदर स्पष्ट रूप से स्थापित कर दी है। ठीक है साहब, अब यहां पर ये सारी बातें होती हैं। कजान डिक्लेरेशन डिसाइड होता है कि भाई कजाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने क्या क्या बातचीत की, पेमेंट्स को लेके, सैंक्शंस को लेके क्या बातचीत हुई, सब बातें निकल कर आई। इस पूरी बातचीत में सबसे बड़ा जो क्लाइमैक्स रहा वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की आपसी बातचीत, जो कि हो रही थी 5 साल बाद। और 5 साल बाद 50 मिनट की इस बातचीत ने सबसे बड़ी बात जिस पर ध्यान दिलवाया वो था सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों की नींव बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम खुले मन से बात करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बातचीत है वो आप सुन सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आपसे बातचीत करना खुशी है, जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हम मिल रहे हैं, तो 5 साल के बाद हमारी ये जो फॉर्मल मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के, तो जो बातें ये बोल रहे हैं वो बातें इन्होंने ट्वीट में भी लिखी हैं। और उन्होंने कहा है कि 2 कंट्रीज अपने बॉर्डर क्राइसिस को मिटाएंगी और आगे आने वाले समय में हम लोग एक दूसरे के साथ बढ़कर काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने शाम 6:37 पर, आज शाम 6:37 पर पुतिन के साथ हुई वार्ता का अपनी तरफ से पॉइंट लिखा और कहा कि आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता ही आने वाले समय में बाइलेटरल रिलेशंस की दिशा और दशा तय करेगी। इंडिया चाइना रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्रीज एंड फॉर द रीजनल एंड ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी। दुनिया में शांति दुनिया के ये 2 बड़े देश तय करेंगे, क्योंकि हम देश दुनिया के लार्जेस्ट कंट्री हैं। आपस में अगर हम ही झगड़ते रहे तो दुनिया में शांति के क्या हाल होंगे। हमारे बीच में जो बातें हुई उन बातों का प्रॉपर तरीके से एक पूरी तरह से डॉक्यूमेंट यहां पर जारी किया गया। कहा गया कि हम किस तरह से किस दिशा में बढ़कर के काम करने वाले हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के बीच में हुई बातचीत है, जिन बातचीत के बारे में फिर से विदेश सचिव महाराज बाहर निकलकर आए। यहां पर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली और वो ये थी कि अभी तक हम लोगों के बीच जो बातें हुई उसके बाद में 5 साल बाद ये लोग आपस में बैठ गए। अब क्या होने वाला है? तो बोले अभी तक दोनों देशों की तरफ से जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे, जो इस कार्यक्रम के लिए यानी दोनों के बीच में डी एस्केलेशन कैसे हो उसके लिए काम करने वाले दोनों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अब टेबल पर बैठेंगे। 5 साल से नहीं बैठे थे। तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव कौन नियुक्त किए गए? भारत ने अपनी तरफ से डोभाल साहब को स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है और चाइना ने अपनी तरफ से अपने विदेश मंत्री जिनका नाम है वांग यी, जो कि पोलित ब्यूरो के मेंबर भी हैं, वांग यी और डोभाल दोनों साहब आपस में मिलेंगे और मिलकर के आने वाले समय में एक दूसरे के साथ इस मामले को रिजॉल्व करेंगे। यह बात इस मीटिंग में तय कर दी गई। अर्थात अब दोनों लोग बैठ करके अपने रूप से, अभी तक दोनों की फॉर्मल टॉक नहीं हुई है। मतलब जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी वो साइडलाइंस में थी। साइडलाइंस का मतलब उस मीटिंग में गए थे, वहां मिल लिए। अब बैठकर दोनों इसी मुद्दे के लिए आपस में बातचीत करेंगे। यह बात इस मीटिंग के थ्रू निकल कर आई। इस पर भी काफी मीम वायरल हो रहे हैं कि पुतिन बीच में आए, दोनों के बीच तलवार चल रही थी, कुछ ऐसा बोला कि दोनों की तलवारें हट गई और दोनों एक दूसरे के साथ तसल्ली से बैठ गए। वेस्टर्न मीडिया ने इस बात के खूब मजे लिए और कहा कि पुतिन गोंद की तरह हैं, दोनों को जोड़ना जानते हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ लाने वाले पुतिन हैं और पुतिन ऐसा करके दुनिया में छा गए हैं। लोगों ने कहा कि जहां एक और यह कहा जाता था कि आइसोलेट करिए रशिया को, वही रशिया युद्ध के दौर में इतने सारे राष्ट्राध्यक्षों को अपने पास टेबल पर बुलाने में कामयाब हुआ। इस पर पश्चिमी मीडिया का रिएक्शन देखने योग्य है। आप देखें वाशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी टाइम्स, द टाइम्स, सीएनएन वर्ल्ड, इनकी कटिंग्स पढ़िए। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है पुतिन ब्रिंग टुगेदर इकोनॉमीज, ही होप ही विल एक्लिप्स द वेस्ट, उस वेस्ट को वो निपटा देगा, वो ऐसा सोचते हैं। ब्रिक्स समिट, पुतिन होस्ट शी एंड मोदी इन पावर प्ले विद वेस्ट।
इधर वाशिंगटन पोस्ट लिखता है, पुतिन होस्ट ए समिट टू शो द वेस्ट इट कैन नॉट कीप रशिया ऑफ द ग्लोबल स्टेज। पुतिन ने यह साफ कर दिया कि आप रशिया को साइड में नहीं बिठा सकते, यह सबको साथ बिठा सकता है। पुतिन गैदर्स अलाइज टू शो वेस्ट प्रेशर इजंट वर्किंग। पुतिन ने सबको साथ बिठाकर यह दिखा दिया कि पश्चिमी देशों का मेरे ऊपर दबाव मैटर ही नहीं करता। पुतिन प्लान टू डिफीट द डॉलर, द इकोनॉमिस्ट लिखता है। पुतिन होस्ट ग्लोबल साउथ लीडर एट ब्रिक्स समिट मीन्स टू काउंटर बैलेंस वेस्टर्न क्लॉट। बोले इन्होंने पश्चिम को पूरी तरह से काउंटर कर दिया है। लोगों ने बहुत मजे लिए। बाइडेन ने कहा था कि पुतिन इज नाउ आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड मोर देन ही हैज एवर बीन। आज तक इतना कभी आइसोलेट नहीं हुआ। इस पर पुतिन की हंसते हुए यह तस्वीर वायरल हो रही है कि देखो पुतिन आइसोलेट हो गए हैं, दुनिया के दो बड़े राष्ट्र उनके साथ खड़े हैं, बताइए पुतिन आइसोलेट हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब यह सारी बातचीत चल रही थी आपके सेशन से अभी 1 घंटे पहले भी जो यूएई के जो शेख हैं मोहम्मद बिन जायद, उनके साथ कितनी गर्मजोशी से मीटिंग संपन्न किए हैं उसकी तस्वीर भी आपके सामने आ रही है। मैंने आपसे क्या कहा था, कल सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी गए थे, दोपहर 1 बजे पहुंचे और उस 1 बजे से लेकर अब से 1.5 घंटे पहले तक की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। दैट मीन्स सोचिए कि इन्होंने कितनी बायलेटरल टॉक्स की, कितनी गर्मजोशी से हर देश के साथ अपनी बात रखी। जितने भी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं निश्चित ही सभी लोग वाकई में अपने पोटेंशियल का एक्सट्रीम यूज करते हैं। हमें देखने में एकमात्र समय के लिए यह लगता है कि फोटो अपॉर्चुनिटी ही है, ये लोग ऐसा करते हैं, नहीं, यहां हर एक बात मैटर करती है। इन दोनों का एक दूसरे के साथ इतना गर्मजोशी से मिलना, इतनी अच्छी केमिस्ट्री शो करना दर्शाता है कि भारत जिस तरह से ग्लोबल पेज पर बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में फ्यूचर ब्राइट है। साथियों, यहां पर और तस्वीरें निकल कर आती हैं 7:36 पर, जहां प्रधानमंत्री बात करते हुए दिख रहे हैं कजान के अंदर। वंडरफुल प्रेसिडेंट स्वादित मिर्जीवा इन कजान, यहां पर आप बात करते हुए तस्वीरों के अंदर दिखाई दिए। 7:26 की ये कटिंग देखते हैं जिसमें प्रधानमंत्री कजान से दिल्ली के लिए रवाना हो लिए हैं। यानी कि अगेन जिस समय आप सेशन सुन रहे हैं अभी से कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री दिल्ली लैंड कर जाएंगे। मतलब कल सुबह 7 बजे से लेकर आज रात 1 बजे के बीच में भारत ने इतने सारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को एक साथ साध लिया। ये तस्वीरें अपने आप में इन सभी खबरों की बानगी बनती हैं। साथियों, मैंने भी आपके सामने मात्र 30 मिनट में इस पूरी कहानी को आपके सामने समझाने का और सुनाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से समझ आई हो। तो बस आपसे छोटी सी गुजारिश कर ली जाए तो वो इतनी है कि इस चैनल पर जो भी साथी पहली बार पहुंचे हैं, सब्सक्राइब का एक बटन दिया हुआ है, उसे दबा दें, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने भर का, उसे आप क्लिक कर दें। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो अन्य साथियों से इसे शेयर कर दें, शेयर का भी बटन दिया हुआ है, उसे औरों से साझा कर दें। जिन्होंने ये दोनों काम कर लिए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमें इस तरह की खबर आप तक पहुंचाने में, इस तरह का एनालिसिस आप तक लाने में मोटिवेशन मिले। हमें भी लगे कि हमारा जो प्रयास आप तक इस तरह की चीजें पहुंचाने का रहा है वो सही जगह रहा है और सही लोगों के साथ रहा है। ये समस्त वो भारतवासी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें भारत की बढ़ती आन बान शान पर गर्व होता है, तभी जाकर के वो इस सेशन के अंदर इस समय 67,000 लोग लाइव मुझे सुन रहे हैं। ये अपने आप में भारत की अंतरराष्ट्रीय साख का प्रमाण है। देखना होगा किस तरह से आप अपना प्यार मुझे इस चैनल के माध्यम से देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें,